हे गाइस, आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ पालमपुर। और इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। वहाँ की लोकेशन की बात करें तो बुलंदशहर एंड डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है। एंड अगर टोटल एरिया की बात करें तो 226 हेक्टर है। एंड 226 एरिया में से 200 हेक्टर्स कल्टिवेटेड लैंड है, जिनमें से पूरी 200 जो है वो इरिगेटेड लैंड है। एंड बाकी की जो 26 हेक्टर बचती हैं वो नॉन कल्टिवेटेड लैंड है। और वहाँ की कुछ फैसिलिटीज़ की बात करें जैसे कि एजुकेशनल, मेडिकल एंड मार्केट, तो वहाँ पे एक हाई स्कूल है एंड 2 प्राइमरी स्कूल है। एंड मेडिकल में एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है एंड एक प्राइमरी हेल्थ केयर है जो गवर्नमेंट रन करती है। एंड मार्केट की बात करें तो वहाँ 2 मार्केट है, रायगंज एंड शाहपुर में। एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बात की जाए तो वहाँ पे ज़्यादातर घरों में इलेक्ट्रिक सप्लाई हुआ करती है। कम्युनिकेशन की बात करें तो वो अपने नेबर विलेज से, मतलब आस पड़ोस की गांव से वो बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। एंड नेक्स्ट टॉपिक है, क्या मॉडर्न फार्मिंग के लिए हमें जो मैन्युफैक्चरर इनपुट्स चाहिए होती वो इंडस्ट्री से चाहिए होती है। ऑब्वियसली जो मॉडर्न फार्मिंग होती है उसके लिए जितनी भी चीज़ चाहिए रहती है, सीड्स से लेकर उसकी प्रोडक्शन के लिए जितनी भी मशीन्स जैसे कि ट्रैक्टर हो गई और ट्यूबवेल्स हो गए, इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स जो होती है, एंड उसकी जो केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स होती है, सारी चीज़ें इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर्ड होती है। इसलिए मॉडर्न फार्मिंग के लिए इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर चीज़ें, मतलब इनपुट्स होना ज़रूरी हैं। सो मॉडर्न फार्मिंग method require more inputs which are manufactured in industry। और as compare उसको अगर करें ट्रेडिशनल फार्मिंग से, तो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेनली मशीन के बिना ही की जाती थी। एंड उसकी जो सीड्स होती थी वो लो यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स भी होती थी। मतलब जो ट्रेडिशनल है तो वो ज़्यादातर किसान खेती वो हाथों से ही करते थे। बट अब मॉडर्न जो हो गई है उसमें हर चीज़ इंडस्ट्री बेस्ड बनी हुई रहती है एंड हर चीज़ मशीन टाइप्स होती है, जैसे कि ट्रैक्टर वो भी मशीनरी चीज़ है, एंड ट्यूबवेल्स सब मशीन से होती है, केमिकल्स जो बनती है सब इंडस्ट्री से मशीनरी वो बन के आती है। टॉपिक है कि इलेक्ट्रिसिटी से पालमपुर के फार्मर्स को क्या हेल्प होती थी। तो इलेक्ट्रिसिटी से जो फार्मिंग का जो मेथड है वो मॉडर्नाइज हो गया, मतलब जो हाथों से होता था वो अब मशीनों से होती है। एंड जो इरिगेशन के लिए पर्शियन व्हील जब यूज़ की जाती थी, अब इरिगेशन के लिए अब इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल यूज़ होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो पालमपुर के फार्मर्स को मॉडर्नाइज होने में, मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग को अडॉप्ट करने में हेल्प आई। अब नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज़ द एरिया अंडर इरिगेशन। ऑब्वियसली ज़रूरी है क्योंकि इंडिया की जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो फार्मिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो जब फार्मर्स को डिपेंड होना पड़ता है मानसून पे, अगर बारिश होगी तो उनकी फसल होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे फार्मर्स को बहुत सारी मेजर लॉसेस हो जाती है इसके वजह से, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है। अगर मोस्ट ऑफ द लैंड इरिगेशन के अंडर आ जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी एंड जो इंडिया का मेन सोर्स ऑफ इनकम है फार्मिंग, वो डेवलप हो जाएगा एंड फार्मर को बहुत हेल्प हो जाएगी। एंड फिर फार्मर न्यू मेथड्स ऑफ फार्मिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं विदाउट एनी सफ़र। बट कि वाई आर द वेजेस फॉर फार्म लेबरर इन पालमपुर लेस देन मिनिमम वेजेस क्यों थी? क्योंकि वहाँ की जो कंपटीशन थी फार्म लेबरर के लिए वो इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ के लेबर लोग कम पैसे में भी, कम वेजेस में भी काम करने को तैयार हो जाते थे, क्योंकि वहाँ पे इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी, बहुत सारे लेबरर लैंडलेस थे, इसीलिए वो लोग को पैसा भी नहीं होता था, इसीलिए वो लोग कम पैसे में भी काम करने के लिए रेडी हो जाते थे। दूसरा टॉपिक कि what are the different ways of increasing production on the same piece of land। मतलब हम लोग कैसे एक ही लैंड में बहुत सारा तरह का प्रोडक्शन कर सकते हैं और उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो एक टाइप के जो ग्रेन्स होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग कुछ भी वीट को ले लें,
एंड पोटैटो को ले लो सिंपल सा। तो सबका अपना ड्यूरेशन अलग होता है। जैसे कोई ऐसी चीज़ें हैं जो रेनी सीज़न में उगती हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो विंटर में उगती हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो समर में उगती है। अगर हम लोग एक ही पीस ऑफ लैंड में अलग अलग चीज़ें बारी बारी से मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग करके हम लोग अगर उसको क्रॉप करें, अगर उसको फार्म करें, तो उस तरह से एक ही पीस ऑफ लैंड में हम लोग बहुत सारा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग से मतलब एक ही पीस ऑफ लैंड में अलग अलग तरह के अनाज उगाकर उसे उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि लार्ज एंड मीडियम फार्मर जो थे वो कैपिटल कैसे ऑब्टेन करते थे फार्मिंग के लिए। तो वो लोग क्या करते थे, अपने प्रोडक्शन में से कुछ पार्ट सेल कर देते थे एंड जो उनका अर्निंग्स होता था उनमें से कुछ पार्ट सेव करते थे एंड जो कुछ पार्ट होता था वो स्मॉल फार्मर्स को दे देते थे मतलब एज अ लोन एंड हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे एंड नेक्स्ट सीज़न तक उनके पास उतना पैसा आ जाता था ताकि वो फिर से अपना जो प्रोडक्शन के लिए जितनी भी सामान है वो सब ऑब्टेन कर सके, मतलब कैपिटल ऑब्टेन कर सके फार्मिंग के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि ऑन व्हाट टर्म्स डिड सविता गेट अ लोन फ्रॉम तेजपाल सिंह? Would Savita's condition be different if she could get a loan from the bank at a low rate of interest? तो इसमें बोला गया क्या सविता जो तेजपाल सिंह से लोन ली थी और जो उसे इतना कुछ करना पड़ा उससे लोन लेने के बाद, अगर वो बैंक से लेती तो अच्छा होता और क्या डिफरेंट होता? ऑब्वियसली जब वो तेजपाल सिंह से लोन ली तो उसको उस लोन पे 24% इंटरेस्ट चार्ज किया गया और उसको ये देना पड़ा और उसको 4 महीने तक उसके यहाँ एज अ फार्म लेबरर की तरह काम करना पड़ा। सिर्फ 100 रुपया प्रतिदिन पर डे, सिर्फ 100 रुपया उसको मिलता था। अगर वो बैंक से लोन लेती तो उसको इतना जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा था इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ता एंड वो जो 4 महीना हार्वेस्टिंग के टाइम जो तेजपाल सिंह के यहाँ काम की थी वो अपने खेतों में अपनी फार्म में वो ध्यान दे पाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टॉपिक जो भी बोल सकते हो, व्हाट आर द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ टेकिंग प्लेस इन कोर रीजन, मेक अ शॉर्ट लिस्ट। ऑब्वियसली मतलब पालमपुर की जो मेन एक्टिविटी थी वो तो प्रोडक्शन थी, फार्मिंग थी एंड यहाँ पे है कि कौन सी ऐसी 4 चीज़ें थी या कितनी भी चीज़ें हैं मतलब जो नॉन फार्म प्रोडक्शन है, मतलब जो फार्म से रिलेटेड नहीं है वो एक्टिविटीज़, मतलब फार्मिंग को छोड़ के और क्या क्या एक्टिविटीज़ पालमपुर में की जाती थी। तो वो हो सकती है वहाँ पे जैसे डेयरी भी होती थी, मतलब जो होता है ना गाय भैंस का वो सब काम होता था, तबीला वो सब, फिर ट्रांसपोर्टेशन भी होती थी, फिर वहाँ पे कुछ जनरल स्टोर्स भी थे, फिर वहाँ फ़िशिंग का भी काम होता था, वहाँ माइनिंग का भी काम होता था। ऐसे ही छोटा मोटा बहुत सारा काम वहाँ पे होता था फार्मिंग के अलावा। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि वहाँ पे पालमपुर में नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो भी हैं, मतलब फार्मिंग एक्टिविटीज़ को छोड़ के बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अच्छे से स्टार्ट करने के लिए, मतलब उनका भी परसेंटेज बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स है जैसे कि बोल सकते हैं कि ऑब्वियसली जब तक जैसे कि किसी को अगर वो स्टार्ट करना है नॉन फार्म एक्टिविटीज़ खुद से स्टार्ट करना जो बाकी चीज़ होती है उसके लिए उसको कैपिटल चाहिए, तो उनको प्रॉपर लोन मिलना चाहिए एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। नहीं तो वो लोग लोन चुकाते उनका सारा पैसा चला जाएगा, फिर वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, बस वो लोग मेहनत ही करते रह जाएंगे। एंड ऑब्वियसली जो चीज़ वो लोग बनाएंगे उस चीज़ को बेचने के लिए एक प्रॉपर मार्केट होना चाहिए और साथ ही वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए। सब कुछ सर्विस जो होता है गुड्स एंड सर्विस का सारा सिस्टम वहाँ अच्छा होना चाहिए ताकि जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है सब कुछ होना चाहिए। जैसे कि भाई लोन उन लोग को अच्छे से लो रेट में मिलना चाहिए, उन लोग को ट्रांसपोर्ट होना चाहिए वो चीज़ को भेजने के लिए एंड मार्केट होना चाहिए जहाँ वो लोग वो चीज़ को जो बनाए जो प्रोडक्ट करे प्रोडक्शन जिसका करे वो लोग सेल कर पाए। सो फ्रेंड्स ये थी द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर की कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसे मैंने कवर कर दिया है। अगर आप इसके साथ गो थ्रू होंगे तो आपको बहुत हेल्प कर देगी, जो बहुत विस्तार में दिया गया बुक में। आप इससे पहले पढ़ लें, फिर बुक को भी एक बार रीड कर लें, जितने क्वेश्चन आंसर है उनमें से
आप देख लें बुक से, और ये जो मैंने टॉपिक्स आपको पढ़ाए ये आपके क्वेश्चन आंसर में भी बहुत हेल्प करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।